चाइना की हिस्ट्री 4000 साल से भी पुरानी है। ओपियम वॉर आखिर क्या थी? राइटिंग सिस्टम और अर्ली गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस करवाया गया। लोग फार्मिंग करते थे, स्मॉल विलेजेस में रहते थे, अर्ली इरिगेशन सिस्टम्स यूज करते थे। ब्रिटेन ने इंडिया में ओपियम प्रोड्यूस किया और उसे चाइना में स्मगल करना शुरू किया। इसी दौर में कन्फ्यूशनिज्म और ताओइज्म जैसी फिलॉसफीज डेवलप हुई। राइटिंग सिस्टम्स डेवलप किया, ओरेकल बॉन्ड्स और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की शुरुआत हुई। लोगों ने बगावत की और किन को सिर्फ 15 साल में कोलैप्स करना पड़ा। कुबलाई खान ने चाइना पर कब्जा कर लिया, जिसको ट्रीटी ऑफ नैनजिंग 1842 कहा जाता है। 20th सेंचुरी में सिविल वॉर शुरू हुई, नेशनलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट। फिर 1949 में माओ जेडोंग ने चाइना को कम्युनिस्ट स्टेट बना दिया। माओ के मेजर एक्शंस में लैंड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया गया और स्ट्रिक्ट कंट्रोल हासिल कर लिया। ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 से 1962। 1958 में माओ जेडोंग ने एक एम्बिशियस प्लान लॉन्च किया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इसका गोल था चाइना को जल्दी से इंडस्ट्रियल सुपर पावर बनाना, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को एक साथ बूस्ट करना। आखिर इसकी स्ट्रेटेजी क्या थी? गवर्नमेंट ने लोगों को फोर्स किया कि अपनी जमीन छोड़कर कम्यून्स में काम करें, स्मॉल इंडस्ट्रीज घरों में बनाएं, जैसे स्टील प्रोडक्शन। लोग बैकयार्ड फर्नेसेस में लोहा पिघलाने लगे। ग्राउंड रियलिटी ये थी कि प्लान पेपर पर अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड पर फार्मर्स को फार्मिंग से हटा दिया गया। इन एक्सपीरियंस्ड लोगों ने स्टील बनाना शुरू किया। फेक प्रोडक्शन रिपोर्ट्स दी गईं। गवर्नमेंट को लगा सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन असल में सिस्टम कोलैप्स हो रहा था। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट फेमाइन यानी कहत। एग्रीकल्चर सिस्टम टूट गया और हिस्ट्री का सबसे बड़ा फेमाइन सामने आया। मिलियंस लोग भूख से मर गए। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक 2 करोड़ से ज्यादा अमवात हुई। लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। गांव के गांव खाली हो गए। माओ की पॉलिसीज पर सवाल उठने लगे। लीडरशिप के अंदर भी डिसएग्रीमेंट हुआ। ये चाइना के लिए एक नेशनल ट्रेजेडी थी। उसके बाद हुआ कल्चरल रेवोल्यूशन 1966 से 1976 तक, 10 साल के लिए। कुछ सालों बाद माओ ने अपनी पावर दोबारा स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक और मूवमेंट शुरू की, जिसका नाम था कल्चरल रेवोल्यूशन। उसका आखिर गोल क्या था? ऑफिशियल गोल तो ये बताया गया कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्योर बनाना और ओल्ड ट्रेडिशंस और आइडियाज को खत्म करना। लेकिन असल में माओ अपनी खोई हुई पावर वापस लेना चाहता था। उसके बाद रेड गार्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए गए। माओ ने यूथ को मोबिलाइज किया और रेड गार्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए। ये स्टूडेंट्स और यंग लोग थे जो टीचर्स, इंटेलेक्चुअल्स और ऑफिशियल्स पर अटैक्स करते थे। इस सब का नतीजा ये हुआ कि चाइना में काओस फैल गया। स्कूल्स बंद हो गए, यूनिवर्सिटीज कोलैप्स हो गईं, लोगों को पब्लिक ह्यूमिलिएशन दी गई। कई लोगों को यहाँ जेल में डाल दिया गया या मार दिया गया। हिस्टोरिकल साइट्स और बुक्स भी डिस्ट्रॉय कर दी गईं। लोगों की डेली लाइफ भी तबाह हो चुकी थी। आम लोग डर के साए में जी रहे थे। किसी पर भी इल्जाम लग सकता था। फैमिलीज टूट रही थीं। ट्रस्ट कंप्लीटली खत्म हो गया सोसाइटी में। उसके बाद कल्चरल रेवोल्यूशन का एंड हुआ। 1976 में माओ की डेथ के बाद कल्चरल रेवोल्यूशन खत्म हुई और नई लीडरशिप ने ग्रेजुअली सिस्टम को स्टेबलाइज किया। दोनों इवेंट्स का ओवरऑल इम्पैक्ट ये हुआ कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड से इकोनॉमिक डिजास्टर आया और एक बहुत ज्यादा तादाद में लोगों की अमवात हुई। कल्चरल रेवोल्यूशन से सोशल डिस्ट्रक्शन हुई, एजुकेशन और कल्चर कोलैप्स कर गया। माओ ने चाइना को एक नई डायरेक्शन दी, लेकिन उस सफर में लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने अपनी जान दी। 1978 के बाद एक नया लीडर आया, डेंग शियाओपिंग। उसने सिस्टम चेंज किया, कैपिटलिज्म एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ की। चाइना ने फैक्ट्रीज बनाना शुरू की। मेड इन चाइना दुनिया भर में फैल गया। चाइना बिकम्स फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद चाइना दुनिया भर के लिए एक फैक्ट्री बन गया। यहाँ पर चीप लेबर रेट्स हो गए और मैसिव प्रोडक्शन हुई। एक्सपोर्ट्स बूम करने लगी। सिटीज डेवलप हुई, शंघाई, शेंजन। चाइना दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन गया। चाइना ने साइलेंट स्ट्रेटेजी अपनाई। चाइना ने डायरेक्टली वॉर नहीं की,
बल्कि इकोनॉमी स्ट्रांग की, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया और टेक्नोलॉजी डेवलप की। इसको कहते हैं साइलेंट राइज। मॉडर्न चाइना ने ग्लोबल एक्सपेंशन शुरू की। चाइना ने प्रोजेक्ट शुरू किए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिससे एशिया, अफ्रीका और यूरोप कनेक्ट होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग शुरू की, इससे चाइना का ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ गया। अब आते हैं मॉडर्न लीडर पर, शी जिनपिंग। उनके दौर में पावर सेंट्रलाइज हुई, मिलिट्री बहुत स्ट्रांग हुई, ग्लोबल एम्बिशन बढ़ा। की पॉइंट्स ये थे कि साउथ चाइना सी कंट्रोल, ताइवान पर प्रेशर डाला, टेक कंपटीशन में यूएस के बराबर आया। चाइना ने सिर्फ अपनी इकोनॉमी नहीं बल्कि अपनी ग्लोबल स्ट्रेटेजी भी एग्रेसिवली शेप करनी शुरू की। साउथ चाइना सी में मिलिट्री प्रेशर बढ़ाकर चाइना ने अपनी टेरिटोरियल कंट्रोल और डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। ताइवान पर पॉलिटिकल और मिलिट्री प्रेशर इंक्रीज करके बीजिंग ने अपनी वन चाइना पॉलिसी को इन्फोर्स करना और ज्यादा स्ट्रांग किया। और सबसे इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक रेस में चाइना ने AI, 5G और एडवांस्ड इंडस्ट्रीज में लीड हासिल करने का टारगेट सेट किया। शी जिनपिंग का गोल सिर्फ चाइना को स्ट्रांग बनाना नहीं बल्कि चाइना को 21st सेंचुरी की लीडिंग ग्लोबल सुपर पावर बनाना है। एक ऐसा मुल्क जो इकोनॉमी में डोमिनेंट हो, मिलिट्री में पावरफुल हो और दुनिया के डिसीजंस पर इन्फ्लुएंस रखता हो। आज के दौर का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चाइना वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स, ट्रेड वॉर, टेक्नोलॉजी रेस, मिलिट्री टेंशन, ये सब एक कोल्ड वॉर 2.0 जैसा लगता है। आज के दौर में चाइना पर कई तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं कि ये एक सर्विलेंस स्टेट है जहां लोगों की एक्टिविटीज मॉनिटर की जाती हैं। मीडिया और इंटरनेट पर सेंसरशिप का सख्त निजाम है और कुछ लोग ह्यूमन राइट्स इश्यूज की तरफ भी इशारा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चाइना के सपोर्टर्स इस तस्वीर को मुख्तलिफ नजर से देखते हैं। उनका कहना है कि चाइना ने करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकाला, मुल्क में स्टेबिलिटी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया और सिर्फ कुछ डेकेड्स में इकोनॉमिक सुपर पावर बनकर दुनिया को हैरान कर दिया। आज चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मिलिट्री है। सवाल ये है, क्या चाइना अमेरिका को रिप्लेस करेगा या दुनिया मल्टीपोलर बनेगी? चाइना का राइज लाउड नहीं था लेकिन पावरफुल था, एक ऐसा मुल्क जो गिर कर उठा और अब दुनिया को चैलेंज कर रहा है। आपके ख्याल में क्या चाइना फ्यूचर का सुपर पावर है या दुनिया का बैलेंस चेंज नहीं होगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहिए चैनल के साथ ऐसी मजीद वीडियोस के लिए।